टॉपिक था डीएनए का। लास्ट वाली क्लास में इसका स्ट्रक्चर, मॉडल और फंक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था। आज के टॉपिक में हम वॉटसन एंड किक का जो मॉडल है वो डिस्कस करेंगे। तो ये कंटेंट है इसका, इंट्रोडक्शन, डीएनए स्ट्रक्चर, चारकाफ रूल। चारकाफ रूल ने ये कहा था कि जो कंटेंट होता है एडेनिन, साइटोसिन का और ग्वानिन का, थायमिन का, वो इक्वल होता है, इक्वल रेशो में प्रेजेंट होता है। वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल, इसके बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। माइनर और मेजर ग्रुप, जो ढांचा होता है माइनर और मेजर, जो बड़ा वाला ढांचे जैसी स्ट्रक्चर होती है वो होता है मेजर ग्रुप, और जो छोटे वाले ढांचे जैसी स्ट्रक्चर होती है वो होती है माइनर ग्रुप। तो डीएनए की प्रॉपर्टीज, क्या क्या डीएनए के बेनिफिट हैं वो, देन डीएनए के टाइप्स, ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी, डी, ई, इस टाइप के जो फॉर्मेशंस होती हैं ये डीएनए के टाइप्स होते हैं। तो डीएनए के फॉर्म एंड डीएनए का फंक्शन। ये डीएनए की बैकबोन स्ट्रक्चर है, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था आपको। कंप्लीट सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट में ये डीएनए की स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होती है, प्लेन ऐसे ही डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड अप करता है, जिसे न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। चारगाफ रूल, अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल, एडेनिन का जो रेशो होगा इक्वल टू थायमिन होगा, और साइटोसिन का जो रेशो होगा इक्वल टू ग्वानिन होगा। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, ये बेस पेयर है यहाँ पे, बेस पेयर यानी कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन एक दूसरे से बेस पेयर कर रहे हैं। ये दैट इज द मेजर ग्रुप। जो बड़ा वाला ढांचा सा दिखाई दे रहा है आपको, जो बड़ी वाली स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये है मेजर ग्रुप, और जो स्मॉल जैसी स्ट्रक्चर है वो है माइनर ग्रुप। ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन है। वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए की डबल स्ट्रक्चर के बारे में जो बताया, उस स्ट्रक्चर को उन्होंने वॉटसन एंड क्रिक डीएनए मॉडल का नाम दिया। वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज्ड अ डबल हेलिक्स मॉडल फॉर डीएनए। इन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया। सुगर फॉस्फेट बैकबोन आर ऑन द आउटसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स, एंड प्यूरिन एंड pyrimidine form the rungs of the DNA helix leather. That means जो सुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, सुगर sugar phosphate backbone are on the outside of the double helix. प्यूरिन और pyrimidine, प्यूरिन और pyrimidine एक मतलब एक बेस बनाते हैं, और जो सुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है वो दोनों साइड से होती है। तो एक स्टेयर्स की तरह ये चलता रहता है, एक सीढ़ी की तरह, ये जैसे सीढ़ियां होती हैं उस टाइप से ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। The two DNA strand are anti-parallel to each other. एक स्ट्रैंड यहाँ पे है तो दूसरा स्ट्रैंड जस्ट उसके साथ रहेगा। ये दूसरे के, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल रहेंगे, और एंटी पैरेलल करके ऊपर की साइड ये मूव ऑन करते हैं। एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। The direction of each strand is identified by numbering of carbon through 1 through 5 in each sugar molecule. जो डायरेक्शन इनकी होती है, जैसे इस टाइप से डायरेक्शन होगी, फिर ऐसे होगी, फिर इस टाइप से जो डायरेक्शन इनकी चलती है वो कार्बन की नंबरिंग के अकॉर्डिंग चलती है। 5 प्राइम पर, 5 एंड पर, 5 प्राइम एंड पर, द 5 प्राइम एंड ऑफ वन वेयर
5 प्राइम पर एक कार्बन, और जो 5 प्राइम पर नहीं पाया जाता है वो दूसरा न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम पर पाया जाता है। तो एक 5 पर होगा और एक 3 पर होगा, और इस तरीके से एक दूसरे से बाइंड अप करता हुआ ये आगे मूव ऑन करता है। 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंकिस ने डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। क्रिक ने, वॉटसन एंड जेम्स ने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। द वर्क ऑफ रोजल एंड फ्रैंकलिन लीड टू द वॉटसन एंड क्रिक डिस्कवरी। जो फ्रैंकलिन का वर्क था, जो फ्रैंकलिन ने काम किया था, उन्होंने अपने काम को वॉटसन और क्रिक के डिस्कवरी के आधार पर ही आगे प्रोसीड किया। फ्रैंकलिन first had pointed out that the DNA is a made up of a two spiral. फ्रिंकलिन ने सबसे पहले, फ्रिंकलिन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि डीएनए दो स्पाइरल से मिलकर बना हुआ होता है। तो स्पाइरल के जैसी स्पाइरल फॉर्मेट में, जैसे स्नैक स्पाइरल फॉर्मेट में होता है, वैसे ही टू स्पाइरल फॉर्म होते हैं, उनसे मिलकर डीएनए बना हुआ होता है। The structure of DNA is a double helix structure because it look like a twisted leather. तो डीएनए की स्ट्रक्चर हमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखती है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है बिकॉज, क्योंकि ये जैसे घूमी हुई सीढ़ी होती है, इस टाइप से राउंड अप सीढ़ियों की तरह ये हमें दिखाई देती है। मुड़ी हुई सीढ़ियां जैसे होती हैं उसके जैसी हमें ये दिखाई देती है। द साइड ऑफ द लेदर आर मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग सुगर। उसमें जैसे सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों का जो साइड, जैसे दो सीढ़ी है, ये मेरी एक फिंगर एक सीढ़ी का मान लो, दूसरा वाला दूसरी सीढ़ी का मान लो, तो जो एक फिंगर है मेरी, ये बनी हुई है अल्टरनेट, ये बनी हुई है शुगर की, शुगर डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट मॉलिक्यूल की। और बेस है नाइट्रोजन बेस का, ठीक है, बेस है नाइट्रोजन का। और इस टाइप से ट्विस्टेड लेदर की तरह जो स्पाइरल फॉर्म में डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। इसमें 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, जो डीएनए में पेयरिंग करते हैं। नाइट्रोजन बेस हैव अ स्पेसिफिक पेयरिंग पैटर्न। नाइट्रोजन एक स्पेसिफिक बेस पेयरिंग पैटर्न है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन बेसिकली तो किसी भी मॉलिक्यूल के बिना डीएनए का मॉलिक्यूल कंप्लीट नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन बेस पेयरिंग होती है उसका सबसे ज्यादा इसमें रोल होता है। The pairing pattern occur because of amount the adenine equal to the amount of thymine. क्योंकि दोनों, चारगाफ ने भी यही बताया था, चारगाफ नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी यही कहा था कि जो दोनों एडेनिन की मात्रा जो होगी वो एडेनिन की का अमाउंट थाइमिन के इक्वल होगा और साइटोसिन का अमाउंट ग्वानिन के इक्वल होगा। 1:1 में दोनों काम करते हैं, 1:1 में दोनों का अमाउंट एक जैसा होता है, इसीलिए वो एक दूसरे से स्पाइरल फॉर्म में जुड़े हुए आगे की साइड प्रोसीड होते हैं। द पेयर आर हेल्ड टुगेदर बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये पेयरिंग जो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हेल्ड रहती है, बंधी हुई रहती है। नाइट्रोजन फॉस्फेट बैकबोन, जैसे ये स्पाइरल की फॉर्म में बोला है हमने, तो सीढ़ियों की जैसी फॉर्मेट में है। तो जैसे पहली सीढ़ी है इसकी जो ये है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है और जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, वो बीच वाली जैसे लाइनिंग होती है ना, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, वो होती है नाइट्रोजन बेस पेयर। क्लियरली सीन हो रहा होगा यहाँ पे, जो बड़ी वाली स्ट्रक्चर है ये, जहाँ पे एक स्पाइरल होने के बाद जब दूसरे वाले स्पाइरल के साथ के जैसा आता है, तो उसके मिड वाला पोर्शन जो है वो है मेजर ग्रूव, और जो छोटे वाला स्पाइरल की फॉर्म के बीच में जो एक इंटरनल पार्ट है वो है माइनर ग्रूव। तो एक तरफ 3 प्राइम होता है, दूसरी तरफ 5 प्राइम होता है, दोनों डायरेक्शन रहती हैं। और इनका जो एक दूसरे के साथ डायमीटर रहता है, जो लेंथ रहती है, वो 2 नैनोमीटर के आसपास की डीएनए की लेंथ होती है। 2 नैनोमीटर विड्थ रहती है
और एक स्पाइरल जो मेजर ग्रुप है, मेजर ग्रुप का अप्रोक्सीमेटली 3.4 नैनोमीटर और माइनर ग्रुप का 0.34 नैनोमीटर के अराउंड होता है। DNA strand for deoxyribonucleic acid, which is a molecule that contain the instruction an organism need to develop, live and reproduce. डीएनए एक वो मटेरियल है, एक तरीके से डीएनए स्ट्रैंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो कि डीएनए की फुल फॉर्म है। ये एक तरीके से वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट रहती है और वो इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है ऑर्गेनिज्म को के डेवलपमेंट के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए और उसे फर्दर रिप्रोडक्शन कराने के लिए। It is a type of nucleic acid and is one of the four major type of macromolecule that are known to be essential for all form of the life. एक तरीके से ये न्यूक्लिक बिकॉज ऑफ न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है, तो न्यूक्लिक एसिड का एक टाइप हो गया जिसमें 4 टाइप के मैक्रोमोलेक्यूल्स आपके प्रेजेंट है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, वो यूरेसिल सॉरी वो गुआनिन और थाइमिन, जो कि लाइफ के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। Three-dimensional structure of DNA, first proposed by James D. Watson and Francis H. C. Crick in 1953. क्रिक ने और वॉटसन ने जो डीएनए की स्ट्रक्चर को सबसे पहले 1593 में थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को प्रपोज किया, तैयार किया, बताया। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें टू लॉन्ग हेलिकल स्ट्रैंड होते हैं जो कि एक दूसरे से कॉइल होते हैं, एक दूसरे से कॉइल फॉर्म में होते हैं और डबल हेलिक्स बनाते हैं। Each DNA molecule is comprised of two biopolymer strand coiling around each other. Each strand has a 5 end and 3 end. दोनों एंड पर ही, एक पर 5 की डायरेक्शन में होता है और एक पर 3 पर 5 एंड पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, जबकि 3 एंड पर हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड होता है और ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से कॉइलिंग की फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं एडेनिन और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके थ्रू एक दूसरे से ये कनेक्टेड रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ये दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। एंटी पैरेलल होते हैं मीनिंग एक स्ट्रैंड रन करेगा 5 to 3 डायरेक्शन में तो दूसरा स्ट्रैंड रन करेगा 3 to 5 डायरेक्शन में। एंटी मतलब उल्टा, पैरेलल मतलब एक साथ। एंटी मतलब उल्टा, पैरेलल मतलब एक साथ, दोनों अपोजिट में एक दूसरे के एक साथ चलते हैं। द डायमीटर ऑफ डबल हेलिक्स, जो डबल हेलिक्स का डायमीटर होता है वो 2 नैनोमीटर होता है। मतलब अगर इतना चौड़ा है वो डीएनए का मॉलिक्यूल तो वो 2 नैनोमीटर के अराउंड है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट एट एन इंटरवल ऑफ 3.4 नैनोमीटर विच करस्पॉन्डिंग टू 10 बेस पेयर। उसके अंदर 10 बेस पेयर के अंतराल पर उसके डिफरेंसेस पर एक दूसरे से जुड़े हुए इंटरवल के जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। द टू स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक जैसे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। बच्चों तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं और दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। 2 DNA स्ट्रैंड आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। 2 DNA स्ट्रैंड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। एक स्ट्रैंड होता तो उसे न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं।
क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में मैंने आपको बताया ही था क्या क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है और फॉस्फेट होता है और एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, तो वो होता है न्यूक्लियोटाइड। और अगर उसके कंपैरिजन में मैंने आपको ये भी बताया था न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, जब फॉस्फेट एब्सेंट रहेगा या फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उस सिचुएशन में हम उसे न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब उसमें डीएनए, एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। और जब दो स्ट्रैंड की बात आ गई, यहाँ पे दो डीएनए स्ट्रैंड है तो उसे बोला गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक से ज्यादा तो उसे बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एज दे आर मेड ऑफ सिंपल मोनोमियर यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए होते हैं। बेसिकली द डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, जो डीएनए बना हुआ होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर, एक दूसरे से 3 to 5 प्राइम के फॉर्म में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड रहती हैं। नाइट्रोजिनस बेस कंपोज्ड मतलब बना हुआ होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, जिसके अंदर एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन प्रेजेंट रहते हैं। भाई शुगर में तो शुगर ही प्रेजेंट रहेगा, फॉस्फेट एक फॉस्फेट में तो फॉस्फेट रहेगा, लेकिन जो नाइट्रोजिनस बेस है नाइट्रोजिनस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन प्रेजेंट होते हैं। DNA, the structure of DNA is a double helix structure because it look like a twisted leather। यही सेंटेंस दोबारा रिपीट कर दिया गया है। वो एक सीडी की तरह जैसी स्ट्रक्चर होती है उसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। द आई थिंक मेरे को लग रहा है ये स्लाइड ना रिपीट हो गई है। बिकॉज ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, हेलिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से, हेलिकल मतलब ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है, इसलिए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसमें एसिमेट्रिकल ग्रुप में होते हैं। एक एक तरीके से एक ढांचा सा बन जाता है, उसमें होते हैं एसिमेट्रिकल ग्रुप में। एक ग्रुप इसमें स्मॉल होता है और दूसरा ग्रुप जो इसमें होता है वो काफी कंपैरिजन टू स्मॉल लार्ज होता है, बड़ा होता है। This asymmetry as a result of the geometrical configuration of the bond between the phosphate sugar and base group, that force the base group is attached to 120 degree angle, एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर कनेक्टेड रहते हैं इंस्टेड ऑफ 180। स्मॉल वाला 120 पर और बड़ा वाला जो रहेगा वो 180 डिग्री पर कनेक्टेड रहता है। लार्जर ग्रुप जो बड़ा वाला ग्रुप होता है उसे मेजर ग्रुप कहते हैं। अक्कर व्हेन द बैकबोन आर फार अपार्ट, जब जो बेस है वो बहुत ज्यादा दूर होता है तो तब वो बनता है मेजर ग्रुप। जबकि जो स्मॉल ग्रुप होता है उसे माइनर ग्रुप कहते हैं। जब जो बैकबोन है, जो बेस है, जो बैकबोन है, जब वो एक दूसरे के पास होते हैं। Since the major and minor group expose the age of the bases, the group can be used tell the base of sequence and specific DNA molecule। जो मेजर और माइनर ग्रुप होते हैं वो जो मेजर और माइनर ग्रुप क्या काम करते हैं, जो बेस होते हैं उन्हें शो ऑफ करते हैं, ठीक है, उन्हें शो ऑफ करते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि इस टाइप से आ रही है, इस टाइप से वो इनकी स्ट्रक्चर स्पाइरल फॉर्म में जा रही है, ठीक है, उस चीज को दिखाते हैं। तो इन ग्रुप का बेसिकली जो यूज है वो डीएनए के मॉलिक्यूल के सीक्वेंस को बताने के लिए किया जा सकता है। भाई मेजर ग्रुप आ रहा है तो इसका सीक्वेंस इस टाइप से जा रहा है, माइनर आ रहा है तो इस टाइप से जा रहा है। तो जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, स्पाइरल स्ट्रक्चर है, उस स्पाइरल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए मेजर और माइनर ग्रुप वहां पर क्रिएट्स किए गए हैं। मतलब जो मेजर और माइनर ग्रुप्स होते हैं उनसे स्पाइरल स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन होता है। The possibility for such recognition is critical since protein must be able to recognize specific DNA sequence on which to bind in order for a proper function of the body and cell to the carried out। दैट मीन्स जो पॉसिबिलिटी होती है वो डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने की, वो
मे बी पॉसिबल कि समटाइम क्रिटिकल हो सकती है, लेकिन जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन के बिहाफ पर हम इजीली डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आइडेंटिफाई करके पर्टिकुलर ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन बॉडी में या सेल में किस टाइप से फंक्शन कर रहा है। उसके बिहाफ पर हम प्रोटीन, जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, डीएनए की स्ट्रक्चर को हम प्रोटीन के बिहाफ पर ही, प्रोटीन के थ्रू ही हम डीएनए की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बेसिकली काफी मेथड्स होते हैं, इन वाइवो और इन विट्रो कंडीशन में भी लैब के अंदर काफी जो वर्क किया गया, मॉलिक्यूलर एनालिसिस के बिहाफ पे हम इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। इस केमिकल स्ट्रक्चर में दो स्टेयर्स के जैसी स्ट्रक्चर इस टाइप से जो स्पाइरल फॉर्म में जा रही हैं, वो है आपके जो फॉस्फेट का बैकबोन है वो, और जो बीच में नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस ब्लू कलर का और येलो कलर का और ग्रीन कलर का और ऑरेंज कलर का, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। सुगर फॉस्फेट बैकबोन, सुगर फॉस्फेट बैकबोन जो होता है वो होता है डीएनए इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ द यूनिट। ठीक है, डीएनए एक पॉलीमर है जो यूनिट का बना हुआ होता है, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। दीज न्यूक्लियोटाइड आर मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ थ्री डिफरेंट कंपोनेंट का शुगर मॉलिक वो न्यूक्लियोटाइड होगा। कौन कौन से थ्री डिफरेंट कंपोनेंट होंगे उसमें? एक होगा उसमें शुगर, और दूसरा होगा फॉस्फेट, और तीसरा होगा नाइट्रोजिनस का बेस। और जो नाइट्रोजिनस बेस होगा वो होगा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन एंड साइटोसिन। डीएनए स्ट्रैंड जब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, हेल्ड होते हैं, एक दूसरे से हेल्ड टुगेदर, ये एक दूसरे से जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, जहां पे लिखा हुआ है कि व्हाट होल्ड एंड स्टैंड टुगेदर, वहीं पे नीचे हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है। तो एक दूसरे से कनेक्टिव होते हैं। एडेनिन थाइमीन के साथ हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। ठीक है, एडेनिन और थाइमीन के बीच में हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड होता है, जबकि इन कंपैरिजन टू ग्वानिन एंड साइटोसिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन एक दूसरे से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। आई रिपीट अगेन, एडेनिन थाइमीन के साथ हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। तो दैट मीन्स ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से ये कनेक्टेड रहते हैं। द बेस ऑन अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एक्ट एज अ कोड। जो डीएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड होता है वो एक कोड की तरह काम करता है, यानी कि जेनेटिक कोड की तरह काम करता है। ये जेनेटिक कोड हम इन्हें जेनेटिक कोड को कोडोन भी कहते हैं। ये कोड अमीनो एसिड के लिए कोड किया जाता है, और जिससे कि प्रोटीन बनती है, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, ये है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एक होता है सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा जो स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स सबसे पहले हमारा डीएनए, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। डीएनए से आरएनए बनेगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो जाएगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू मैसेंजर आरएनए बनेगा। वो मैसेंजर आरएनए उस मैसेज को लेकर साइटोसॉल के अंदर ट्रांसफर होगा। जब साइटोसॉल के अंदर जाएगा तो न्यूक्लियर पोर से होकर जाता है। न्यूक्लियस का न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर पोर यानी कि जिसे छिद्र बोलते हैं, तो उस छिद्र से होकर साइटोसॉल के अंदर जाता है। तो वहां प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का, और ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में अलग अलग होता है। सेम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दोनों में अलग अलग होता है।
सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन होकर, मैं एक जनरल आइडिया बता रही हूँ आपको। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए बना, डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, ये डबल स्पाइरल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये बनी। डीएनए बहुत ज्यादा रेप्लिकेट हुआ, डीएनए जब रेप्लिकेट होगा तो उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो जब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके एमआरएनए बनाता है। यूकैरियोट की बात करते हैं तो एमआरएनए का स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड में एक पे एक 5 प्राइम होता है और एक साइड 3 प्राइम होता है। 5 प्राइम पर कैपिंग होती है, ठीक है, 5 प्राइम पर कैपिंग होती है और वहां पे ग्वानिन रहता है। यूकैरियोट्स की बात बता रही हूं मैं। और 3 प्राइम पर पॉली ए टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, पॉली ए टेल प्रेजेंट होती है 3 प्राइम पर, और 5 प्राइम पर कैपिंग होती है। तो बिकॉज ऑफ यूकैरियोट्स में कैपिंग होती है और पॉली ए टेल होती है, ये दोनों ही चीजें एमआरएनए को डिग्रेड होने से बचाती हैं, इसलिए 5 प्राइम पर कैपिंग होती है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर कोई भी किसी भी टाइप की कैपिंग और पॉली ए टेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए वहां पे केवल सिंगल एमआरएनए होता है जिसमें एक तरफ 5 प्राइम रहता है और एक तरफ 3 प्राइम रहता है। उसके बाद जब ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन है मतलब डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्ट मतलब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, डीएनए से इंफॉर्मेशन पहुंची आरएनए में, तो जब डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को दे दी तो वहां पे बन गया वो मैसेंजर आरएनए। फिर उस मैसेंजर आरएनए ने वो इंफॉर्मेशन साइटोसोल में लेके गया, साइटोसोल में जाकर उसने उस इंफॉर्मेशन को से प्रोटीन बनाई। प्रोटीन कैसे बनी, जब वो साइटोसोल के अंदर गया वहां पे एमआरएनए जैसे ही साइटोसोल में जाएगा तो वहां पे उसके 2 प्रोटेक्टर उसे दिखाई देंगे, एमआरएनए के 2 प्रोटेक्टर राइबोसोम होंगे। एक राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट होगी, एक राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट होगी। वो दोनों प्रोटेक्टर उसे अपने पास लेकर आएंगे और उसे दोनों प्रोटेक्टर के बीच में एमआरएनए इस टाइप से एक थ्रेड की तरह बीच में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। जैसे ये डबल स्ट्रक्चर है और यहाँ बीच में एक थ्रेड की जैसी स्ट्रक्चर आ जाए, तो इस हिसाब से एमआरएनए दोनों राइबोसोम की सब यूनिट के बीच में आकर अपने आप को वहां पर रख देता है। जैसे ही दोनों अपने आप को वहां पर प्रेजेंट हो जाएंगे स्मॉल और बड़ी सब यूनिट के बीच में, तभी फिर जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को कैरी करता है और पहला अमीनो एसिड वो लेकर आता है मिथ्योनिन। मेथियोनिन अमीनो एसिड फर्स्ट अमीनो एसिड है जो कि ट्रांसलेट होता है, पहला अमीनो एसिड है मेथियोनिन। और एक पहला बिकॉज ऑफ राइबोसोम की एक स्मॉल सब यूनिट होती है और एक बड़ी सब यूनिट होती है, ओके, एक स्मॉल सब यूनिट होती है और एक बड़ी सब यूनिट होती है। और राइबोसोम पर 3 साइट और प्रेजेंट रहती है, राइबोसोम पर 3 साइट प्रेजेंट होती हैं। उन तीनों साइट के नाम मैं बता देती हूँ। एक पहली वाली साइट ए साइट होती है, दूसरी वाली साइट पी साइट होती है, तीसरी वाली साइट ई साइट होती है। कौन कौन सी, ए पी और ई। ए साइट पर एंट्री यानी कि अमीनो एसिड वाली साइट होती है जो ए साइट होती है, और जो पी साइट होती है, पी साइट पर पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है। और जो ई साइट होती है, ई साइट से चेन बनने के बाद जो टीआरएनए है वो क्विट कर जाता है, निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। तो पहला अमीनो एसिड जो राइबोसोम की बड़ी वाली सब यूनिट है उसके पी साइट पर आकर ऐड होता है। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, पहला अमीनो एसिड पी साइट पर आकर ऐड होता है, उसके बाद जितने भी अमीनो एसिड्स जितने भी टीआरएनए होते हैं वो अमीनो एसिड के साथ ए साइट से ऐड होते हैं, ए पी ई सीक्वेंस में होती हैं। जैसे मेरी ये 3 फिंगर्स हैं, इस टाइप से मानो इन्हें, जैसे ये मेरी 3 फिंगर्स हैं, इन 3 फिंगर्स में जो पहली वाली साइट है, यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करती हूँ यहाँ से, तो ये वाली साइट मेरी ए साइट होगी, दूसरे नंबर की जो साइट होगी मेरी ये दूसरी नंबर वाली साइट जो होगी ये मेरी पी साइट होगी, और ये वाली जो साइट होगी मेरी, ये वाली साइट ये एग्जिट साइट होगी।
तो ए साइड से अमीनो एसिड आएंगे, पी साइड पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे और ई साइड से वो निकल जाएंगे। ट्रांसलेशन होगा कब तक? ट्रांसलेशन जब तक होगा जब तक कि अमीनो एसिड करेक्ट अमाउंट में आते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे। करेक्ट अमाउंट का मतलब जो mRNA है, mRNA का नीचे का जो सीक्वेंस होता है AUG, एडेनिन, यूरेसिल और यूरेसिल और ग्वानिन, AUG सीक्वेंस जो होता है उसका mRNA का, उसी के साथ साथ वही सेम सीक्वेंस tRNA का होता है। उस tRNA के सीक्वेंस में, वो सीक्वेंस एक बार मैं बता दूंगी आपको, इन सीक्वेंस के साथ साथ tRNA mRNA के साथ अटैच होता है और अटैच होकर वहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। जैसे ही या तो सीक्वेंस में गड़बड़ आई या फिर कोई किसी तरीके से गलत अमीनो एसिड आकर ऐड हो गया, तो समझ लो वहां पे वो कोडॉन, अगर सही कोडॉन प्रेजेंट नहीं होगा तो ट्रांसलेशन की जो चेन है ना, जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है, वो रुक जाती है। पॉलीपेप्टाइड की चेन नहीं बन पाती, वहीं रुक जाती है। तो दोबारा से फिर से वही प्रोसेस शुरू होता है, फिर से टीआरएनए न्यू अमीनो एसिड को लाता है, फिर चेन बनाता है और इस टाइप से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। समझ में आया? हाँ या ना का तो जवाब करो। यस मैम। यस मैम। तो ये प्रोसेस होता है टीआरएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का। मैम डीएनए से आरएनए जब बनेगा, डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसलेशन। हाँ, इस प्रोसेस में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, डीएनए से आरएनए दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्ट होकर आरएनए के पास ये इंफॉर्मेशन गई, और आरएनए से प्रोटीन में दैट मीन्स ट्रांसलेशन। एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए से एमआरएनए में, डीएनए से एमआरएनए में जो मैसेज होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, उसे ट्रांसफर करता है। दैट मीन्स डीएनए से जो यहाँ इंफॉर्मेशन जाएगी ना, यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन जाएगी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू। जो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू ये इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में ट्रांसफर होती है और आरएनए मैसेज को गेन करके, मैसेज लेकर मैसेंजर आरएनए बन जाता है। ये डीएनए के सीक्वेंस होते हैं, ये वाले डीएनए के सीक्वेंस हैं थाइमीन, 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 साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमीन, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, 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 ग्वानिन, थाइमीन, थाइमीन, एडेनिन। ये मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस है। ध्यान से देखना, जहां पे टी था वहां पे आ गया यूरेसिल, वहां पे आ गया यूरेसिल। फिर से ध्यान से देखना, मैं एक बार और इसे जूम करके दिखा देती हूँ आपको। डीएनए के सीक्वेंस अगर टी टी सी सी टी जी ए सी 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 जी टी टी ए, दैट मीन्स थाइमीन, थाइमीन, और उसी के कंपैरिजन में जो एमआरएनए के सीक्वेंस है, टी की जगह है यूरेसिल, यूरेसिल और साइटोसिन। तो जब सीक्वेंस आता है यूरेसिल, यूरेसिल, साइटोसिन और या फिर थाइमीन, थाइमीन, साइटोसिन, तो इसके लिए पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड है, उस अमीनो एसिड का नाम है फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन।
फिनाइल एनालीन एक अमीनो एसिड है जिसकी सीक्वेंस सेम होती है यूरेसिल, यूरेसिल, साइटोसिन। अगर एडेनिन, अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो थाइमीन, थाइमीन, साइटोसिन। वैसे ही ये सीक्वेंस वो सीक्वेंस है, वो कोडोन है जब टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके, बिकॉज ऑफ, जैसे ही सिंपल सी फॉर्म में एक चीज समझो, जैसे कि आपका अगर एक मैसेंजर आरएनए, सपोज ये मैसेंजर आरएनए, यहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए है, ये एक डीएनए है। जैसे जैसे मैसेज पढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये आगे प्रोसीड करता जाएगा, 3 to 5 के डायरेक्शन में आगे प्रोसीड करता जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे इसने प्रोसीड किया तो जो सीक्वेंस यहाँ पे आएगा इस टाइम, वो ही सीक्वेंस रीड किया जाएगा। सपोज वहां सीक्वेंस आया है आपका फिनाइल एनालीन का, ठीक है। फिनाइल एनालीन का अगर सीक्वेंस है तो फिनाइल एनालीन के सीक्वेंस में अगर सीक्वेंस आया है फिनाइल एनालीन का, तो वहां पर टीआरएनए फिनाइल एनालीन को लाएगा और जाकर उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। फिर फिनाइल एनालीन की पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद टीआरएनए उसे लेकर एग्जिट साइड से रिलीज हो जाएगा। आगे एमआरएनए फिर से मूव किया, जैसे ही एमआरएनए ने फिर से मूव किया वहां पे फिर एक सीक्वेंस आया सीयूजी, साइटोसिन, यूरेसिल और ग्वानिन। तो वहां पे ल्यूसीन अमीनो एसिड आकर ऐड होता है और ल्यूसीन अमीनो एसिड आकर ऐड होने के बाद फिर से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है पी वाली साइड पर, और वहां पे अमीनो एसिड बन के, वहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन बन के टीआरएनए फिर से उसे लेकर एग्जिट हो जाता है। सपोज करो जो ये सीक्वेंसेस आ रहे हैं, बिकॉज 20 अमीनो एसिड्स के लिए 20 अलग अलग सीक्वेंसेस होते हैं। अगर ऐसा सीक्वेंस आ जाए जिसे कोई भी अमीनो एसिड ना तो रीड कर पा रहा है, ना ही उसमें ऐसा कोई सीक्वेंस बन पा रहा है, उस सिचुएशन में क्या होता है? उस सिचुएशन में ट्रांसलेशन प्रोसेस रुक जाता है। पॉलीपेप्टाइड चेन जितनी बन चुकी होती हैं उतनी बन जाती हैं, बाकी ट्रांसलेशन प्रोसेस वहीं पे रुक जाता है, वो फिर से प्रॉपर वे में स्टार्ट होता है। और जैसे ही कंप्लीट ट्रांसलेशन हो जाता है तो टीआरएनए भी अलग हो जाता है और दोनों के दोनों जो सब यूनिट होती हैं राइबोसोम की, वो भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और एमआरएनए भी वहां से रिलीज होकर डिग्रेड हो जाता है साइटोसॉल के अंदर। पिक्चर ऑफ डीएनए। इसके बाद मेजर और माइनर ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। मेजर एंड माइनर ग्रुप ऑफ द डीएनए। As a result of the double helical nature of DNA, the molecule has two asymmetric group. जैसे ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनती है डीएनए की तो उसमें दो एसिमेट्रिकल ग्रुप भी तैयार होते हैं, ठीक है। एक ग्रुप स्मॉल होता है और दूसरा वाला ग्रुप बड़ा होता है। This asymmetrically result of the geometrically configuration of the bond between the phosphate sugar and base group that force of the 120 degree angle instead of 180। तो जो जैसे ही ये ग्रुप बनता है तो वहां पर नॉर्मली 180 का होता है, 180 की जगह वो 120 डिग्री पर एक ग्रुप तैयार होता है। Properties of DNA. DNA हेलिकेज कैन बी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। जो डीएनए हेलिकेज की स्ट्रक्चर है, जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है वो राइट हैंड, जो हेलिकेज बनता है इसमें इट कैन बी राइट हैंडेड और इट कैन बी लेफ्ट हैंडेड। बट द बी कन्फर्मेशन ऑफ द डीएनए हैविंग द राइट हैंडेड, बी फॉर्म में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो राइट हैंडेड होता है। जो राइट हैंडेड डीएनए होता है वो मोर स्टेबल होता है कंपैरिजन टू लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड डीएनए की बजाय जो राइट हैंडेड डीएनए होता है वो काफी स्टेबल होता है, मजबूत होता है। ऑन हीटिंग द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, अगर आपने डीएनए के स्ट्रैंड को हीट कर दिया, हीट करने पर वो एक दूसरे से, ये लैब की कंडीशन में होता है, अगर इन विट्रो सिचुएशन में आप काम कर रहे हो तो अगर आपने डीएनए के स्ट्रैंड को हीट किया, हीट करने पर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ही सेपरेट हो गए, बट आपने अगर इन्हें कूल किया फिर से,
जैसे ही कूलिंग होंगे, कूलिंग होने पर अगेन हाइब्रिड फॉर्म में आएंगे और एक दूसरे से कॉइलिंग फॉर्म बनाते हैं। कॉइलिंग फॉर्मेशन एक दूसरे से फर्दर इसमें इंक्रीज होता है। The temperature at which the two strands separate completely is known as melting temperature. तो जिस टेम्परेचर पर ये एक दूसरे से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, उस पॉइंट को मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। मेल्टिंग मतलब पिघलना, और पिघलना मतलब एक दूसरे से सेपरेट होना, अलग होना। मेल्टिंग टेम्परेचर इसमें स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम इन्हें एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। द बी सैंपल ऑफ डीएनए हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट, बी फॉर्म का जो डीएनए होता है उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है। जो जितना कम होगा, अगर लेस स्टेबल होगा तो लेस मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई स्टेबल है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो जो बी सैंपल का डीएनए होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। मस्ट हैव मोर सीजी कंटेंट, बी पॉइंट के अंदर जो सीजी कंटेंट होता है, साइटोसिन और ग्वानिन का जो कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है। क्योंकि क्यों होता है ज्यादा, मैंने भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई थी पीछे। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ओके, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसलिए सीजी का जो अमाउंट होता है वो भी ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। बी फॉर्म में बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए जब हम इन्हें मेल्ट करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, तो हमें हीट की भी ज्यादा जरूरत होगी। The sequence of base along the DNA molecule encode of the sequence of the amino acid in every protein in all of the organism. दैट मीन्स डीएनए मॉलिक्यूल्स से, डीएनए मॉलिक्यूल किस चीज के लिए जाना गया है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अमीनो एसिड के लिए। और अमीनो एसिड से क्या बन रहा है, प्रोटीन। तो दैट मीन्स डीएनए से इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो कंप्लीट हो रहा है वो बिना बिना अमीनो एसिड के तो कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो अमीनो एसिड की भी रिक्वायरमेंट है, और अमीनो एसिड के साथ साथ वहां पे प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट है। ये टाइप्स ऑफ डीएनए मैं कल कराऊंगी आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में।